जी वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, इस जंग का क्या अख्तिताम होगा? क्या अभी भी डिप्लोमेसी की तरफ जा सकता है ईरान? अमेरिका अब क्या किरदार अदा कर सकता है? ईरान तो अल्टीमेटली जवाब देना चाहता है अब अमेरिका को। ख़बरें ये भी आ रही हैं कि शायद उसने आगाज़ कर दिया है। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है अब ये किस तरफ मामला जाएंगे और कहाँ अख्तिताम होगा? जी डॉक्टर साहब, आपकी ऑडियो इशू आ रहा है, आपका माइक। मैं ये कह रहा हूँ कि हालात तो और मामलात जितने के हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते नजर आ रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स इसलिए होते नजर आ रहे हैं कि इसकी पूरा पस मंजर है। पस मंजर ये है कि अगर हम सिर्फ एक कागज पर लिख लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 3 महीनों में क्या कहा और आखिरी 10 दिनों में क्या कहा और नेतन्याहू ने पिछले 15 साल में क्या कहा, क्या कहा उन्होंने, तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि ये किस रुख पर ये बैठेगा, किस करवट ये ऊंट बैठेगा। अब जो नजर आ रहा है सामने, ईरान ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा कहा है कि हम अपना हक़ दफा इस्तेमाल करेंगे, हम सरप्राइज देंगे। और उन्होंने इससे पहले, जब अमेरिका के इस अटैक से पहले, ईरान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया था कि अगर हम पर अटैक हुआ और अमेरिका ने भी किया तो हम उसका जवाब देंगे। उसके जवाब के लिए उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल शब्द बयान दिया है कि हमने निशाना अपना तय कर लिया है कि कौन कौन से बेसिस हमने करने हैं। मेरा अपना मानना यह है कि बेसिस की तरफ अभी जाना जरा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। बेसिस की तरफ वो नहीं जाएंगे अभी सिर्फ वो इजराइल को थोड़ा सा इसी तरीके से, क्योंकि जो काबरीन है अमेरिका के, वो कहते हैं कि इजराइल इज अमेरिका एंड अमेरिका इज इजराइल। तो बात तकरीबन इस वक्त यहाँ तक होगी और इस वक्त वो दुनिया को ये एक्सक्यूज नहीं देना चाहते हैं कि एक इतनी बड़ी ताकत को ईरान ने हमला किया तो अब उसका जवाब आया है तो वो जायज है। इस वक्त तक तो जो अमेरिका ने हरकत की है वो नाजायज है, इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन ईरान के पास अभी हक महफूज है आर्टिकल 51 के तहत। तो अभी तक तो ईरान का डिप्लोमेटिक केस बड़ा मजबूत है। और आपने देखा कि आज रशिया ने वाज़ेह तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा कि हमने डिप्लोमेटिक चैनल से, आप बताएं कि जो इस वक्त डिबेट चल रही है सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें रशिया ने वाज़ेह तौर पर कंडेम किया है, चाइना ने किया है। रशिया के जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा है ईरान के साथ और चाइना का जो मुआहदा है ईरान के साथ, उसको भी अगर एक ताराना नजर डाल दी जाए तो अंदाजा होता है कि इतना आसान नहीं होगा कि रशिया साथ छोड़ जाए या साथ ना दे या चाइना साथ ना दे। अब किस अंदाज में देगा, चाइना का अपना तरीका है, वाज़ेह और खुल के कभी वो किसी मुल्क के साथ तरफदारी नहीं करता, जंग के तरफ तो तरफदारी करता ही नहीं है, लेकिन पसे पर्दा उसकी जो ऑब्लिगेशन है वो पूरी करता है। मुआहदे के तहत 400 बिलियन का अपनी जगह पर, लेकिन इंटेलिजेंस कलेक्शन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, चाइना के पास जो सैटेलाइट है, चाइना के पास जो इक्विपमेंट है और जो फिजाओं में और जो खिलाओं में उनके पास इस वक्त ताकत है चाइना और रशिया के पास, उससे ईरान की गाइडेड मिसाइल को यकीनन कोई ना कोई रहनुमाई मिल रही होगी। ऐसा नहीं है कि पहले तो आयरन डोम को क्रॉस करना ही, जब 400 आयरन वो उन्होंने मिसाइल मारे थे सीरिया में, जब उनके सफारतखाने पर हमला किया था इजराइल ने, तो 400 में से बड़े कलील नंबर पे उधर पहुंचे थे। और अब वो 20 पे निशाना मारते हैं, उसमें से 2-4 वहां उनके पास पहुंच जाते हैं और आयरन डोम की एफिशिएंसी खत्म होती जा रही है। और वो इसलिए हो रही है कि इनके पास जो अभी इन्होंने नए मिसाइल खैबर और उसके अलावा दूसरा मिसाइल उन्होंने जो अभी किया है माद और खैबर, 1800 किलोमीटर के साथ 750 केजी वॉरहेड ले जाने वाले, जो मल्टीपल डायरेक्शन में जाने वाले, मनूवरेबल। जाहिर है उसको कोई तो गाइडिंग सिस्टम सिर्फ उसका अपना ही नहीं है, अपना तो है ही है, लेकिन उसको फर्दर इंटीग्रेशन, पाकिस्तान को भी तो इंटीग्रेशन की थी पाकिस्तान ने ना मुख्तलिफ जराए से, तो इसको भी ये महसूस होता है। दूसरा मेरा कहने का मकसद ये है कि चाइना, अब मैं समझता हूं पहले जो उन्होंने दिया होगा, जो भी किया होगा वो अपनी जगह पर, लेकिन रशिया और चाइना इसको जरूर, इसमें ऐसा क्यों है कि अगर चाइना ऐसा न करे, इसका मतलब हाथ धो बैठे वो BRI से, यानी बेल्ट एंड रोड से। अगर ऐसा ना करे तो हाथ धो बैठे अपनी जो उसकी इस वक्त 3 ट्रिलियन का जो
जिसमें से 1.25 ट्रिलियन खर्च कर चुका है BRI पर, और फिर उसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखें इन 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 इस जगह से चाइना को, जिस तरह की बात अभी गुफ्तगू हो रही थी, 80% जो इधर से जा रहा है, एनर्जी जा रही है, वो चाइना को जा रही है। साउथ कोरिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान, बाकी ममालिक। तो बहरहाल उसको अपनाए हरमुज को तो इस वक्त चाइना की अपनी मंशा होगी कि फिलहाल उसको न छेड़छाड़ किया जाए, क्योंकि चाइना इफेक्ट हो जाएगा उससे। लेकिन ईरान, आफ्टर ऑल, उसने उसका रिस्पॉन्स तो करना है। अब हो क्या सकता है, ईरान को बहुत अमेरिका काफी कमजोर समझ रहा है ना, इसीलिए ईरान के पास कोई फिजाई तो कुव्वत है नहीं। जब चाहे उसकी फिजाई हदूद में दाखिल हो जाए, जितने बम दागना है डाल के आ जाए। बड़ी मुश्किल से एक ड्रोन को गिराया है कल ईरान ने, बड़ी मुश्किल से। उसके पास वो सलाहियत भी खत्म हो जाएगी। 16 साइंसदान जो है शहीद कर दिए हैं, सारे कमांडर जो टॉप के। लेकिन ईरान की जो हिस्ट्री को अगर का मुलाहिजा किया जाए तो बड़ी रिजिलियंट कौम है, नजरियाती कौम है, अपने कदमों पे खड़ी रहने वाली कौम है। उसने 199 सालों में तकरीबन 8 जंगें बड़ी मेजर किस्म की लड़ी हैं। हर जंग के बाद वो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। और रहा सवाल इस मामले में कि जो उनका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको कि इजराइल और अमेरिका समझता है कि वो अदमुआ हो गया है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, अब वो आप देखेंगे जिंदा होते नजर आएंगे आपको। इराक में मलेशिया ने धमकी दे दी है, और इसी तरह आप देखेंगे सीरिया से आवाजें न सिर्फ उठेंगी, मज़ाहमत होगी। हिजबुल्लाह के 40,000 जो फाइटर हैं, वो फाइटर अभी माशरे के साथ दम हुए हैं। वो देखिए कैसे सर उठाना शुरू करते हैं। उनके पास मिसाइल्स भी अभी बाकी हैं जो उन्होंने रखे हुए हैं। तो ये तमाम चीजों का अगर अहाता करें तो मामला इतनी आसानी से नहीं थमने लगा। ये मामला प्रोलॉन्ग होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों को इस मामले में अपने कंटिजेंसी प्लान हर लिहाज से तैयार करनी है। पाकिस्तान फैसल साहब जी बिल्कुल ठीक है। अब फैसल, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अब ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने काफी तफसील से बात भी की, तो आपको क्या लगता है फिर अल्टीमेटली कोई तो इसको रोकेगा? क्या आपको लगता है कि इसका इख्तिताम होगा? और जब ईरान कह रहा है अमरीकी मुदाखलत, एक तो आपके ख्याल में वो कितनी खतरनाक है, और अब ईरान कह रहा है कि वो हर हाल में अपना दिफा करेगा, चाहे वो अमरीका हो। इसराइल के हवाले से तो वो हक़ दिफा इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका नतीजा क्या होगा फिर? देखिए, जो इसराइल और ईरान की लड़ाई थी, अगर उसका लड़ाई में अगर नुकसान का तकाबली जायज़ा लें तो हो सकता है कि ईरान का नुकसान जो है वो ज़्यादा हुआ हो इसराइल की निस्बत। लेकिन इस जंग में माशी तौर पे, अस्करी तौर पे इसराइल जो है वो ईरान से एक बड़ी ताकत है, लेकिन वो जंग में अपनी जो है वो अस्करी बालादस्ती कायम करने में जो है वो कतई तौर पे जो है वो नाकाम हुआ। दूसरी तरफ वहाँ की जो आवाम का जो खौफ है, वहाँ के जो लाखों लोग हैं वो अपने घरों में नहीं सो रहे, वो इसराइल को छोड़ के दीगर जगहों पे जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं। ये मंजर जो है हमें ईरान में नज़र तो नहीं आ रहा। ईरान में तो लोग जो है एक कौम के तौर पर आज भी है, ईरान में मौजूद है। ऐसी तो कोई अभी तक वीडियो सामने नहीं आई कि लोग ईरान से जो है वो बाहर मुंतकिल होना शुरू हो गए हो। इसका मतलब क्या है कि ईरान की कौम जो है अभी तक खौफजदा तो नहीं हुई। उसकी वजह है कि उनकी एक बहुत तवील जो है वो तारीख है। अगर इसराइल जो है ईरान के ऊपर अस्करी तौर पे मुकम्मल हावी हो चुका था, ईरान मुकम्मल तौर पे पसपा हो चुका था, तो फिर अमेरिका उसकी मदद के लिए क्यों कूदा? अमेरिका जो कूदा है बुनियादी तौर पे तो वो इसराइल की मदद के लिए कूदा है ना। अभी दो मुल्क जो है वो ईरान के ऊपर जो है वो हमलावर हो गए। ईरान जो है वो तना जो है वो दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत है, सुपर पावर से, और इसराइल जो सुपर पावर का छोटा भाई है, उससे जो है वो तनो तना जो है वो अपनी जंग लड़ रहा है। अपने उसके पास जितनी उसकी अस्करी कुव्वत है, अस्करी ताकत है, उसकी बुनियाद पर लड़ रहा है। जो बाकी लोग हैं इशारों किनारों में, बातों की हद तक तो खड़े हुए, बातों की हद तक चले ठीक है, बड़ी खुशी हो जाती है भाई फलाना मुल्क भी हमारे साथ है, फलाना मुल्क भी हमारे साथ है, लेकिन बातें करने से तो सामने वाले पे अटैक नहीं होता। तावक्त है कि आपको अफरादी और मादी कुव्वत जो है वो ना मिल रही हो। तो ये दोनों चीज़ें इस वक्त ईरान को कहीं से नहीं मिल रही, सिर्फ ज़बानी कलामी जो है वो हिमायत जो है वो मिल रही है। तो अगर इसराइल जो है अगर इतना ताकतवर है कि वो ईरान को अकेला पसपा कर सकता था, तो उसने अमेरिका को क्यों उसने अपनी मदद के लिए बुलाया? अब अमेरिका तो एक गुंडा बदमाश बन के जो है वो कूदा है। अब उसके पूरे खत्ते में उसकी जो एक चौधराहट है, उसके अड्डे जो कायम किए हुए थे वो उनका जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और बड़े एक अफसोस की बात कह लें या एक बहुत ही एक अलमिया कह लें कि वो जो अड्डे हैं वो हमारे भी दोस्त मुल्कों के पास हैं, वो ईरान के भी दोस्त मुल्कों के पास हैं। उन्हीं से जो है उन पर जो है ईरान के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं। भाई अगर ईरान का आप कहते हैं कि हमने एटम
बम बम जो है वो एटमी निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया, अगर तो जंग तो आपने इसीलिए शुरू की थी, तो फिर किस बात की जो है वो आप इस वक्त जो है वो जंग लड़ रहे हैं? जब सब कुछ आपने ईरान का तबाह कर दिया, फिर तो आपको जो है पीछे हट जाना चाहिए था। और फिर आप धोखा दे के जो है आपने 2 हफ्ते का कह के भाई 2 हफ्ते तक हम कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, और आपने 2 दिन के अंदर जो है वो अटैक कर दिया। एक इस वक्त ईरान में जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन क्या जंग इसी तरह खत्म हो जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ईरान के कुछ मजहबी मामलात भी हैं जिनको हम और आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुहर्रम जो है वो आने वाला है। मुहर्रम में एक अलग सूरत हाल होती है, लोगों की एक नफ्सियाती और रूहानी कैफियत जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। चेल्लम में जो है वो एक पाकिस्तान हज के बाद एक बहुत बड़ा मुसलमानों का इज्तिमा जो है वो करबला में होता है। तो ये जो सब सूरत हाल होने जा रही है, अगर ये जंग मुहर्रम से पहले नहीं रुकी तो इसका इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक आएगा। जो अभी तो ठीक है, जो भी सूरत हाल है, अगर जंग को दानिश का तकाजा यही है, वक्त का तकाजा यही है कि जंग को जो है वो रोक लिया जाए। अगर जंग को जो है अमेरिका ने, इसराइल ने अगर तूल देने की कोशिश की और मुहर्रम तक इसको जंग को लेके गए, तो फिर आप ये देखेंगे कि ये जंग जो है वो कहीं से कहीं जो है रुख जो है वो तब्दील करेगी। अब उस जंग का नतीजा क्या निकलेगा, उसका असरात क्या होंगे, कौन फाते होगा, ये सब कहना जो है कबल अज वक्त है। लेकिन फिर दोनों फरीकैन में जो कुछ होगा, जो खून रेजी होगी, जो तबाही आएगी, अगर ईरान का नुकसान हो सकता है फिर भी ज्यादा हो, लेकिन सामने वाले को भी जो कुछ सहना पड़ेगा वो भी किसी तौर पर कम नहीं होगा। ठीक है, क्विकली लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।